आज के व्याख्यान का विषय क्रमशः कवि कर्तव्य निबंध से जुड़ा हुआ अर्थगत वर्णन से है कि पंडित महावीर प्रसाद द्विवेदी के अनुसार कविता का अर्थ सौरस्य ही काव्य का प्राण है। जिस पद्य में काव्य में अर्थगत चमत्कार नहीं होता वह कविता श्रेष्ठ कविता की श्रेणी में नहीं मानी जाती। कहने का तात्पर्य कि कवि जिस विषय का वर्णन करे उस विषय से उसका तादात्म्य इस प्रकार हो जाए कि ऐसा प्रतीत हो कि वह विषय इतर नहीं बल्कि उस कवि के जीवन प्रसंग से जुड़ा हुआ है। तभी पढ़ने वाला पाठक उस कविता से तादात्म्य स्थापित कर पाता है, अर्थगत स्थिति तक पहुंच पाता है और तभी कवि के उद्देश्य से भली भांति परिचित हो पाता है। काव्य का उद्देश्य पढ़ने वाले पाठक को रस की दशा तक पहुंचाना, कवि के उद्देश्य से भली भांति परिचित कराना है। यह तभी संभव है जब काव्य के अंतर्गत समाहित अर्थ को पढ़ने वाला पाठक भली भांति समझ सके। यदि अर्थगत क्लिष्टता होगी, क्लिष्ट शब्दों का प्रयोग होगा, अलंकार निष्ठ शब्दों का प्रयोग होगा, संस्कृत निष्ठ पारिभाषिक शब्दावलियों का प्रयोग होगा, तो निश्चित रूप से उस काव्य में अर्थगत क्लिष्टता उत्पन्न होगी, जिससे पढ़ने वाले पाठक उसको उस काव्य के अर्थ की भली भांति अनुभूति या प्राप्ति नहीं हो पाएगी। परिणामतः वह कवि के उद्देश्य तक या रसात्मकता की स्थिति तक नहीं पहुंच पाएगा। अतः कवि को चाहिए कि जिस प्रकार का वर्णन हो, क्योंकि काव्य का उद्देश्य रसानुभूत कराना है, भावाभिभूत करना है, तो कवि को चाहिए कि जैसा प्रसंग हो उस प्रकार की अभिव्यक्ति स्वयं कवि की सहज अभिव्यक्ति से जुड़ी होनी चाहिए। उदाहरण के लिए विलाप का प्रसंग है, दुख का प्रसंग है, करुणा का प्रसंग है, तो कवि वर्णन करते समय इस प्रकार उसे वर्णित करे जैसे उसके जीवन के सहज स्वाभाविक दुख भाव ही, करुण भाव ही उस काव्य के माध्यम से व्यक्त हो रहे हैं। प्रकृति का वर्णन है तो ऐसा प्रतीत हो कि नदी, पर्वत, वन जैसे स्वयं कवि उनके सम्मुख उपस्थित होकर के देखा हो और वह यथार्थ का चित्र प्रस्तुत कर रहा हो, तभी पाठक उस वर्णन प्रसंग से जुड़ पाएगा। रस की अवस्था तक, अर्थ की अभिव्यक्ति की अवस्था तक पहुंच पाएगा। जब कवि की आत्मा का वर्ण विषय इस प्रकार निकट संबंध बना लेगा, कवि की आत्मा उस विषय वस्तु से भली भांति जुड़ जाएगी, तभी उसका किया हुआ वर्णन काव्य का विषय वस्तु यथार्थता प्रतीत होगा और तभी उस कविता को पढ़कर पढ़ने वालों के हृदय पर तदत भावनाएं उत्पन्न होती हैं। ऐसा न करने पर वह काव्य एक श्रेष्ठ काव्य की श्रेणी में नहीं आएगा और न ही पाठक को कवि के उद्देश्य तक वह कविता पहुंचा ही पाएगी। कविता करने में अलंकार युक्त शब्दों का, पारिभाषिक शब्दावलियों का, देशज शब्दों का, अप्रचलित शब्दों का, क्लिष्ट शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से
काव्य के अर्थ की अभिव्यक्ति में बाधा उत्पन्न होती है और पढ़ने वाले पाठक को कविता के मुख्य उद्देश्य से भटकना पड़ जाता है, वह रसात्मकता की स्थिति तक नहीं पहुंच पाता। अतः सरल, सहज, स्वाभाविक, प्रचलित जो सहजता पूर्वक अर्थ की अभिव्यक्ति कर सके, कभी चमत्कार प्रदर्शन के लिए, विद्वता प्रकट करने के लिए क्लिष्ट शब्दों का प्रयोग करने लगता है, संस्कृत निष्ठ शब्दों का प्रयोग करता है, पारिभाषिक शब्दों का प्रयोग करता है, जबकि ऐसा नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से काव्य का काव्यत्व नष्ट होता है, अर्थ की अभिव्यक्ति में बाधा उत्पन्न होती है और पाठक रस की अवस्था तक नहीं पहुंचता। अतः ऐसी सरल सहज भाषा का उपयोग हो जो अर्थ को प्रकट करने में सहायक सिद्ध हो सके। कभी कभी अश्लील, ग्रामीण शब्दों का इस प्रकार प्रयोग कर दिया जाता है, काव्य के सौंदर्य को ही नष्ट कर देता है। वह परंपराओं का निर्वाह करते हुए कि ऐसे शब्दों का पूर्व से उपयोग होता आ रहा है और वह अपनी कविता में करता चला जाता है, जबकि इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग एक श्रेष्ठ काव्य के लिए वर्जित है। अश्लील और ग्राम्यत्व शब्दों के प्रयोग से निश्चित रूप से कविता कहीं न कहीं किसी न किसी रूप में दूषित प्रकट होती हुई दिखाई देने लगेगी। देश, काल, लोक आदि के विरुद्ध बात कहनी चाहिए, ऐसा नहीं है, बल्कि जो स्थिति, परिस्थिति, समय के अनुकूल रचना हो, उस स्थिति, परिस्थिति, समय, देश, काल का उसके अंतर्गत भली भांति चित्रण, अर्थात ऐसी कविता जो अर्थ की दृष्टि से सहज स्वाभाविक होगी, निश्चित रूप से उसे पढ़कर पाठक के मुंह से वाह शब्द निकलने लगेगा, वह मस्तक हिलाने लगेगा, अर्थात उस कविता के आनंद से आनंदित होकर के वह अपने आंगिक भावों को प्रकट करने लगेगा। अतः कवि को चाहिए कि काव्य में ऐसे शब्दों का, ऐसे शब्द समूहों का प्रयोग करना चाहिए कि जो अर्थ की अभिव्यक्ति में पूर्ण साधक या सहायक सिद्ध हो सके। अगली बात करना चाहते हैं विषय पर कि काव्य का विषय प्रायः कविगण या तो परंपरावादी स्वरूप को अपनाते हैं या ऐसे मनगढ़ंत कथा वस्तुओं को लेकर के विषय का चयन कर लेते हैं जिसका काव्य की दृष्टि से वर्तमान में कोई उपयोग नहीं है। परंपराओं का निर्वाह करते हुए स्वकीय नायिकाओं का वर्णन, परकीय नायिकाओं का वर्णन, प्रकृति का वर्णन, ये सब तो कथा काव्य में बहुत चित्रण होते चले आए। विषय आज के अनुसार प्रासंगिक हो, पहेलियां बुझाने वाले नहीं, परंपराओं का निर्वाह करने वाले नहीं, बल्कि आज के छोटे से छोटे विषय को लेकर के कविता लिखी जा सकती है। आकाश से लेकर धरती तक, जल से लेकर ओस बूंद तक, प्रकृति से लेकर पाषाण तक, कोई भी विषय काव्य के विषय बन सकते हैं। कोई आवश्यक नहीं जिनमें परंपराओं का निर्वाह हो वही काव्य के विषय वस्तु हो। परंपरावादी बनने की अपेक्षा, नायिका चित्रण की अपेक्षा, राजवंश चित्रण की अपेक्षा आज की आवश्यकता के अनुसार विषय का चयन करके काव्य रचना करनी चाहिए। जो आज की जन समस्याएं हैं, जन जीवन से जुड़ी हुई चीजें हैं, उनको विषय वस्तु को के रूप में स्वीकारें और उनको लेकर के काव्य रचना करें।
इस समय कवियों का एक दल कवि समाजों और कवि मंडलों के बद्ध होकर समस्या पूर्ति करने में व्यग्र हो रहा है। पूर्तिकारों में से कुछ को छोड़कर शेष कविता के नाम की भी बड़ी ही अवहेलना कर रही है। ऐसा नहीं होना चाहिए, बल्कि एक साधारण से विषय को भी लेकर के कविता लिखी जा सकती है। कवि के मनोरथ की पूर्ति का साधन कविता नहीं, कवि के बौद्धिक प्रदर्शन चमत्कार का प्रतीक कविता नहीं, बल्कि कविता तो जन जीवन के जन का प्रतिनिधित्व करने वाली होनी चाहिए। अतः ऐसे विषय का चयन हो जो आज के मनुष्य का प्रतिनिधित्व कर सके, मार्गदर्शन कर सके, उसे शिक्षा दे सके, उसके विकास में सहायक बन सके, तभी वह कविता विषय की दृष्टि से श्रेष्ठ कविता मानी जाएगी। अनुवाद की प्रकृति यह बहुत पुरानी परंपरा है। संस्कृत से लेकर, अंग्रेजी से लेकर, बांग्ला से लेकर एक विषय से दूसरे विषय का अनुवाद होता चला है। जब अनुवाद करते हैं तो मूल कवि के विषय वस्तु में किसी न किसी रूप की विकृति अवश्य उत्पन्न होती है। ऐसा करने से काव्य का जो मूल विषय है वह भी खंडित होता है, दूषित होता है। साथ ही काव्य के प्रति कवि का जो उद्देश्य है वह भी नष्ट होने लगता है। अतः कवि को कभी भी अनुवाद की स्थिति में नहीं, बल्कि नए विषय का चयन करके वह आज की आवश्यकता को ध्यान में रख करके काव्य रचना करे, तभी वह कविता एक श्रेष्ठ कविता के रूप में स्थापित हो सकेगी। काव्य के गुण दोषों की विवेचना संस्कृत की जिन पुस्तकों में है, उनमें कवियों के कर्तव्य और अकर्तव्य पर बहुत कुछ कहा गया, परंतु उन सब बातों का विचार हम यहाँ नहीं कर, केवल स्थूल बातों ही के विचार की इच्छा से हम ये सारी बातें किए हैं और द्विवेदी जी के अनुसार उक्त वर्णित अर्थगत विषयगत विशेषताएं ही काव्य को एक श्रेष्ठ काव्य की उपाधि दिला सकती हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। अगले प्रकरण पर कल बात करेंगे।